नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल टॉप गुरु में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं ICR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च टेक्नीशियन के जो है तो साइंस की मैराथन क्लास। ठीक है, और इस क्लास में दोस्तों आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके आपका जिस भी दिन आपका एग्ज़ाम होगा ये ICAR का, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक अवश्य देखना, आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप। क्वेश्चन में आपका बोला गया है फ्रेंड्स कि देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि क्रमशः 10, देखो थोड़ा सा रुकिए, बोला गया है क्वेश्चन में कि क्रमशः 10 डायोप्टर और 10/3 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों L1 और L2 को ऊर्ध्वाधर तल में एक दूसरे के समांतर एक दूसरे से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर व्यवस्थित किया गया है। एक वस्तु को लेंसों के उभयनिष्ठ अक्ष पर L1 के बाईं ओर 15 सेंटीमीटर पर ऊर्ध्वाधर रखा जाता है, तो मूल वस्तु और अंतिम प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम डायग्राम इसका बनाएंगे फ्रेंड्स। चलिए, जो देखो ये हमने क्या ले लिए, दो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ पर L1 और L2 हैं। ठीक है, L1 और L2 देखो यहाँ पर कॉन्वेक्स क्यों लिया, यहाँ पर आपको कहीं भी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बोला नहीं गया फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हो कि क्षमता यहाँ पर धनात्मक दी हुई है। ठीक है, अगर क्षमता आपकी धनात्मक दी हुई है तो यानी कि वह दोस्तों कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये L1 है और ये L2 है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी भी दी हुई है, कितनी है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 45 सेंटीमीटर की इनके बीच की दूरी है, ये भी आप ध्यान देना। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि यहाँ पर यदि एक वस्तु को लेंसों के उभयनिष्ठ अक्ष पर L1 के बाईं ओर 15 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई जो है तो पॉइंट है, यहाँ पर कोई वस्तु है। ठीक है, ये यहाँ पर हमने वस्तु ले ली, और यह फ्रेंड्स क्या होता है कि जो यहाँ से L के बाईं साइड कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से आपका बोला भी गया है कि क्रमशः जो है तो यहाँ पर जो L1 है उसकी जो तो क्षमता क्या है, 10 डायोप्टर, और जो L2 है उसकी क्षमता क्या है, 10/3 डायोप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्षमता दोस्तों क्या होती है, लेंस की क्षमता यानी कि डायोप्टर बराबर क्या होता है, 1/f। ठीक है, यानी कि आपका जो क्षमता होती है ना लेंस की, तो वह दोस्तों किसके व्युत्क्रम होती है, फोकल लेंथ के। ठीक है, यानी कि आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर L1 की दोस्तों यहाँ पर हम फोकल लेंथ निकालना चाहेंगे तो उसका क्षमता क्या है, 10 है। ठीक है, 10 डायोप्टर, और यहाँ पर 1/f रहेगा, तो f बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, f डैश ले लेते हैं। ठीक है, L1 की जो फोकल लेंथ हम f1 मान लेते हैं। यहाँ से क्या होने वाला है आपका, तो इधर से आपका 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, और इसी तरह जब आप यहाँ से f2 निकालेंगे फ्रेंड्स, f2 जब आप निकालेंगे तो यहाँ से इसकी क्या आने वाला है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर कैसे आया कि अब आपका क्या दिया हुआ, f बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, f2 बराबर 1/d। ठीक है, यानी कि f2 बराबर यहाँ से आपका क्या होने वाला है, 1/d यानी कि 3/10। ठीक है, ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में जब आप चेंज करेंगे तो आपका 30 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान देना। अब देखो क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले आप देखिए, क्वेश्चन में आपका बोला क्या गया है। ओके, क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपका बोला गया है कि मूल वस्तु और अंतिम प्रतिबिंब के बीच की दूरी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो मूल यहाँ पर वस्तु है इसके, और जो बाद में इस लेंस के द्वारा L2 लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसके बीच की दूरी आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे फ्रेंड्स बताएंगे आप, तो देखो चलिए देखते हैं। अब आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ f1 क्या है, इसकी फोकल लेंथ आपकी f1 बराबर आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आपकी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब इसकी दूरी वस्तु से, यहाँ पर लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है तो लेंस का फार्मूला हम आप लगाएंगे तो 1/f
ठीक है, वो क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, और यहाँ पर 1/f, f की वैल्यू क्या है आपकी 10। ठीक है, और यहाँ पर धनात्मक ही लेंगे क्योंकि दोस्तों उत्तल लेंस की जो फोकल लेंथ होती है ना वो धनात्मक ही होती है। और 1/v माइनस 1/u। अब u आपका कितना है, वस्तु की दूरी लेंस से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये ऋणात्मक लेंगे क्योंकि लेंस के बाएं साइड जितनी भी हम दोस्तों डिस्टेंस लेंगे तो वह हमेशा ऋणात्मक लेंगे, और जो दाएं साइड लेंगे वो हमेशा धनात्मक लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 1 माइनस का आपका कितना होने वाला है 15। ठीक है, तो दोस्तों ये माइनस का 15 है तो ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान देना। ओके, तो यहाँ से 1/v बराबर आपका क्या होने वाला है 1/10 माइनस 1/15। ठीक है, तो इधर से क्या हो जाएगा आपका यहाँ से निकालने वाला फ्रेंड्स 5 सुनिए कि 1/30 निकलेगा। ठीक है, यानी कि v की वैल्यू आपकी यहाँ से आने वाली है, v की वैल्यू यहाँ पर आएगी, v की वैल्यू आपकी 30 सेंटीमीटर आ गई। ओके, यानी कि v की वैल्यू अगर आपकी 30 सेंटीमीटर आ गई यानी कि प्रतिबिंब यहाँ पर 30 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, और धनात्मक आई है ना 30 सेंटीमीटर धनात्मक यानी कि दाएं साइड बनेगा, ये भी ध्यान देना। तो 30 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ पर वह प्रतिबिंब बनेगा। ओके, यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा जब दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इधर से अब दोनों के बीच की दूरी 45 थी, इधर तक 30 हो गई, तो ये जो बची है लेंथ यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब दोस्तों इस लेंस के द्वारा दोस्तों क्या इसमें प्रतिबिंब बनेगा, वही इसका अंतिम प्रतिबिंब होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अब जब यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ओके, तो यहाँ से आपका f की वैल्यू क्या है 30 है और बराबर 1/v और माइनस आपका यहाँ पर सीधी सी बात है प्लस का हो जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का 15 ही लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि लेंस के बाएं साइड की डिस्टेंस जितनी भी लेते हैं आप तो वो माइनस में होती है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका 1/v बराबर क्या होने वाला है, 1/v बराबर क्या होने वाला आपका 1/30 माइनस 1/15। ओके, 1/15। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आपका यहाँ से जब 30 एलसीएम ले लेंगे आप तो यहाँ से 1 और माइनस का 2 यानी कि जो आपकी वैल्यू आने वाली है v की, तो v बराबर आपका क्या आने वाला है यहाँ से -30। ठीक है, अब दोस्तों v की वैल्यू क्या आ गई आपकी, लाइट चली गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी यहाँ पर जो v की वैल्यू क्या आ रही है -30। ठीक है, यानी कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा तो लेंस के बाईं साइड बनेगा क्योंकि ऋणात्मक आ रहा है मान। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी 15 थी और ये 15 और इस साइड आ जाएगी, यानी कि जो अंतिम प्रतिबिंब आपका बनेगा यहाँ पर कहीं पर आपका बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। ओके, तो यानी कि बोला गया है कि मूल वस्तु और अंतिम प्रतिबिंब के बीच की दूरी। ठीक है, तो मूल वस्तु यहाँ पर थी। ठीक है, इस लेंस से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 15 थी और इस लेंस से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी, टोटल 45 थी और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये अगर 30 है तो ये 15। ठीक है, यानी कि ये 15 और ये 15 यानी कि आपकी जो आंसर आने वाला है 30 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और पीडीएफ दोस्तों आपकी ये कहाँ प्राप्त होगी उसके बारे में हम बताएंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि केरोसिन और बर्फ के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44 और 1.31 हैं। प्रकाश की एक किरण बर्फ के केरोसिन में जाती है, बर्फ के सापेक्ष केरोसिन का अपवर्तनांक डैश होगा। ठीक है, और प्रकाश की किरण केरोसिन में अभिलंब डैश झुकेगी। ठीक है, झुकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में समझना है आपको कि अपवर्तनांक का यहाँ पर खेला हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं केरोसिन और बर्फ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है दो माध्यम है। ठीक है, और जो प्रकाश की किरण है बर्फ से केरोसिन में जा रही है। ठीक है, यानी कि एक माध्यम हम यहाँ पर ले लेते हैं, इधर बर्फ का है, इधर बर्फ और इधर क्या है केरोसिन। ठीक है, केरोसिन और यहाँ पर इनका अपवर्तनांक भी दिया हुआ है। इसका अपवर्तनांक μ1 हम मान लेते हैं क्या है दिया हुआ है 1.31। ठीक है, और जो μ2 आपका केरोसिन का अपवर्तनांक क्या गिवन है 1.44। ठीक है, तो अब समझना है आपको
कि जैसे कोई प्रकाश किरण यहाँ से आएगी ना, तो वह दोस्तों क्या होगा उसके बारे में आपको चर्चा करना है। ठीक है, तो ये अभिलंब हो जाएगा, ये आपका अभिलंब हो जाएगा। अब देखो, अब आपसे पूछा क्या गया है कि किरण बर्फ से केरोसिन में जाती है बर्फ के सापेक्ष में। ठीक है, तो बर्फ के सापेक्ष में यानी कि आपको बर्फ के अपवर्तनांक को नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 है, बर्फ के सापेक्ष में केरोसिन का अपवर्तनांक, तो केरोसिन का अपवर्तनांक क्या है यहाँ पर 1.44। ठीक है, तो आपको ये निकालना है। तो जब आप यहाँ पर ये 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जब आप 100 का मल्टीप्लाई नहीं, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज थोड़ी बोला गया है, अपवर्तनांक ही निकालना है ना सापेक्ष में। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आने वाला है, लगभग आपका फ्रेंड्स ये आएगा। ठीक है, यानी कि 1.1 आएगा, 1.1 आएगा। तो यहाँ पर जो आएगा आपका 1.1 तो आ गया अपना। ठीक है, 1.1 तो आ गया। ठीक है, लेकिन जो है तो आगे बोला गया है कि और प्रकाश की किरण केरोसिन में अभिलंब पर झुकती है। ठीक है, तो ये आपका जो तो अपवर्तनांक क्या था, μ1 1.33 था। ठीक है, बर्फ का अधर μ2 था, वो कितना था, केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपकी जब ये किरण जा रही है, ठीक है, तो ये माध्यम दोस्तों दूसरा था, और ये जब दूसरे माध्यम में केरोसिन के माध्यम में जाएगी तो यह दोस्तों क्या होगा, ये आपका अभिलंब हो गया। ठीक है, तो अभिलंब हो गया ये, तो जो अब आगे जो ये सूर्य का प्रकाश जाएगा, किरण जाएगी, तो किस मतलब कि अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, ये आपको बताना है दोस्तों। जब अपवर्तनांक दोस्तों यहाँ पर कम है और ज़्यादा वाले अपवर्तनांक में जा रही है किरण, तो वह अभिलंब की तरफ झुकेगी, यानी कि ये सघन माध्यम है। और सघन माध्यम में दोस्तों क्या होता है, जब यहाँ पर अपवर्तनांक होता है तो वह अपवर्तन होता है ना किरण का, तो वह दोस्तों अभिलंब की तरफ झुकती है। ठीक है, तो जो किरण है ऐसे ना जाकर, सीधे ना जाकर अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, ऐसे, तो आपका आंसर यही हो जाएगा पहला। ओके, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। ओके, क्योंकि अपवर्तनांक जो है तो दूसरे माध्यम का ज़्यादा है, इसलिए दोस्तों अभिलंब की तरफ झुकेगी। और यहीं पर अगर अपवर्तनांक कम होता तो अभिलंब से दूर हटती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि परमाणु क्रमांक 19 वाले एक तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नवत है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि परमाणु क्रमांक 19 वाले, ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 19 किसका होता है, पोटेशियम का होता है। ठीक है, तो पोटेशियम का आपका परमाणु क्रमांक 19 होता है, और बोला गया है कि तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नवत है। ठीक है, तो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 28 और 81। ठीक है, ये होगा। और इनने क्या दिया है कि 288। ठीक है, यानी कि वह अपनी जो है तो संयुक्ता मतलब कि वह पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका है, वह किसी से क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका स्टक पूर्ण हो चुका है। क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दिया है। ठीक है, अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दोस्तों दूसरे को दे दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें पोटेशियम में +1 का धनात्मक आयन आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोला गया है कि इस विन्यास के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही होगा। तो इसमें बोला गया है कि इसका तात्पर्य है कि तत्व X एक उत्कृष्ट गैस है। ठीक है, उत्कृष्ट गैस नहीं है। ठीक है, उत्कृष्ट गैस दोस्तों वो नहीं है। क्यों उत्कृष्ट गैस नहीं है, क्योंकि अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है तो करने पर बाहरी कक्षा में अगर दोस्तों उसके 8 इलेक्ट्रॉन आते ना तभी होता। ठीक है, इसलिए ये नहीं है नोबेल गैस। ठीक है, और बोला गया कि यह तत्व X के ऋणायन का विन्यास है। ठीक है, तो यह तत्व X के ऋणायन का विन्यास है, तो ये ऋणायन का विन्यास नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने दिया है ना, तो उसके पास दोस्तों धनायन का चार्ज आएगा। ठीक है, धनायन आएगा, तो ये भी दोस्तों आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला है यह तत्व X के धनायन का विन्यास है, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है ना, तो उस पर धनायन आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। बोला गया कि इसका तात्पर्य है कि तत्व X एक अधातु है। ठीक है, इससे कोई यहाँ पर विन्यास से हम क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसमें मौजूद ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या समान है। ओके, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किनमें मौजूद ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या समान है। ठीक है,
तो यहाँ पर दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर पहला ही ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालते हैं हम, CO2 लिख लेते हैं। ठीक है, CO2 का दोस्तों जो आपका मोलर मास होगा, जो मोलर मास होगा आपका, तो वह क्या होने वाला है, यहाँ पर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, तो इसका मास क्या हो जाएगा 12। ठीक है, 12 प्लस और इसका 16 दूनी 32। ठीक है, यानी कि टोटल यहाँ पर जो है तो मोलर मास क्या आ जाएगा 44। ओके, तो अब यहाँ से हमें निकालना होगा मोल संख्या। ठीक है, यानी कि मोलर नंबर। ठीक है, तो मोल नंबर क्या होगा आपका, वो होने वाला है आपका जो आपका भार दिया होता है ना, जो ठीक है मास भार दिया होता है, यानी कि 44 बटे आपका जो आपका क्या निकल रहा है मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आने वाला है 1 आने वाला है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 1 मोल CO2। ठीक है, CO2 में जो O परमाणु की संख्या, ठीक है, O परमाणु की संख्या वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी, यहाँ पर देखो कितने हैं ऑक्सीजन आपके 2 हैं। ठीक है, तो 2 का मल्टीपल हो जाएगा और मोल कितना है, मोल नंबर वो हो जाएगा, और जो एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है, वो कितना होता है आपका, Na कितना होता है, Na आपका 6 पॉइंट, ठीक है, तो इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये होता है। ओके, यानी कि आपका यहाँ से क्या आने वाला है, वो जो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻3 बोल रहा हूँ 23। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आ गया। अब दूसरा ऑप्शन उठाइए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जब आप देखेंगे उसमें किसमें, ओजोन में जो है तो 32 ग्राम ओजोन में आपको यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आप तो ओजोन क्या होता है O3 होता है, तो इसका जो मोलर मास हो जाएगा, मोलर मास यहाँ पर क्या होने वाला है इसका, वो होने वाला है 16×3 = 48। ठीक है, 48। तो यहाँ पर दोस्तों 1 मोल, ठीक है, तो मोल बराबर है यहाँ पर निकालेंगे मोल नंबर। ठीक है, मोल नंबर जब आप निकालेंगे तो वो आपका क्या आने वाला है, मास, यानी कि कितना दिया हुआ भार आपका 32 ग्राम और बटे आपका मोलर मास। ठीक है, तो 48, यानी कि आपका यहाँ से कितने निकलने वाला है 2/3। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका जितना भी निकले कोई दिक्कत नहीं, उसको ज़्यादा आगे लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो आपका जो है तो इसमें 32 ग्राम ओजोन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, 2/3 मोल में 2/3। देखो अब यहाँ पर कैसे लिखते हैं लैंग्वेज वो भी देख लीजिए। ठीक है, 2/3 मोल ओजोन के, ठीक है, ओजोन में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ठीक है, वो क्या होने वाली है आपकी, यहाँ पर कितनी है परमाणु, यहाँ पर 3 है ऑक्सीजन के। ठीक है, और मोलर यहाँ पर क्या निकला है आपका मोल नंबर, तो यहाँ पर 2/3 निकला है। ठीक है, और मल्टीप्लाई आपका एवोगैड्रो नंबर होगा, यानी कि 1 मोल में जितने आपके परमाणु होते हैं। ठीक है, तो 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि वो आपका वही आने वाला है। ठीक है, यानी कि इसको आप इससे काट देंगे तो आपका सेम वही आ जाएगा 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो दोनों दोस्तों क्या आ गए, ये और ना ये सेम आ गए। ठीक है, यानी कि जो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या और 32 ग्राम ओजोन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या क्या है, समान है। ठीक है, तो आपका जो ये पहला और दूसरा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो पहला और दूसरा क्या होगा, राइट होगा। आप चाहें तो इनको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चाहें तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, बोला गया कि हमारे शरीर का समान कार्य प्रणाली के लिए पीएच सीमा यानी कि पीएच रेंज क्या होती है,
तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा जो शरीर होता है वो थोड़ा क्षारीय होता है, ठीक है, बेसिक होता है। तो 7 से 7.8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि मुख्य गुहिका यानी कि बकल कैविटी जो होती है आपकी मानव की, तो वह डैश तंत्र का एक हिस्सा है, ठीक है। तो सर्जन तंत्र का दोस्तों हिस्सा नहीं है वो, ना ही श्वसन अंग का हिस्सा है, ठीक है, ना ही परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। हिस्सा किसका है? वो पाचन तंत्र का, ठीक है। बकल कैविटी आपकी ये होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपका तालू होता है, जीभ होती है, दांत होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, बकल कैविटी में। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो ये पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन बोला गया है कि सुक्रोज सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ये तो गलत ही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ना बनाता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करके सुक्रोज बनाती है, ठीक है। तो सुक्रोज नहीं दोस्तों बनाती है, ग्लूकोज बनाती है, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाती है। तो मेरे हिसाब से आपका तीसरा जो है तो राइट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो फार्मूला भी होता है वो क्या होता है? 6CO2 प्लस 10H2O, ठीक है, जल के अणु रहते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाता है? सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, और यहाँ पर क्लोरोफिल रहता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश नीचे क्लोरोफिल, यानी कि सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना देते हैं वो ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। और क्या बनता है यहाँ पर? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के 6 अणु रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम लेकर भी आए थे आपको, ठीक है। ये है जो है तो CO2 और प्लस H2O सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी कि शर्करा बनाते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि निम्न में से कौन सा एक शीर्ष परिभक्षी यानी कि टॉप प्रीडेटर, ठीक है, प्रीडेटर है, ओके। तो कोबरा सांप ये तो नहीं होगा, क्योंकि कोबरा सांप को दोस्तों कौन खा जाता है? गिद्ध खा जाता है। गौरैया को दोस्तों कौन खा जाता है? कोबरा खा जाता है। चूहे को कौन खा जाता है? गौरैया को कौन खा जाता है? कोबरा को कौन खा जाता है? गिद्ध। तो सबसे टॉप प्रीडेटर होगा कौन होगा? गिद्ध होगा, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। जो यहाँ पर प्लांट होता है उसको कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाता है? चूहा को कौन खाता है? सांप को कौन खाता है? आपका बाज, ठीक है। तो जो टॉप प्रीडेटर होगा आपका बाज होगा, ओके। और ये कार्निवोरस होता है यानी कि मांसाहारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 2f से परे किसी बिंदु पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए देखो, बोला गया है कि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है 2f से परे, ठीक है, 2f से परे, यानी कि यहाँ पर 2f यानी कि दोस्तों क्या हो जाता है? 2f वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या ही 2f होती है, क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस लेंथ के दुगनी के बराबर होती है, ठीक है। तो 2f से परे यानी कि दोस्तों 2f के बाएं साइड ही रखना है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और उससे के बाद बोला गया है कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा फ्रेंड्स कि जो वस्तु से जो है तो मुख्य अक्ष के समांतर जो है तो आपको क्या करना है? प्रकाश की किरण ले जाना है, ठीक है। तो जो आपने जो है तो यहाँ पर लेंस के बारे में पढ़ा ही होगा कि जब दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर जाती है ना कोई किरण, ठीक है, तो वह अपवर्तन के बाद दोस्तों कहाँ पर जाती है? वो फोकस से होकर जाती है, ठीक है। तो फोकस से होकर जाएगी यहाँ से होकर ये जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों एक हमें लाइन यहाँ से ड्रॉ करना है, ठीक है, प्रकाश की। इधर से जब प्रकाश फोकस से होकर जाएगा ना, ठीक है, जब फोकस से होकर जब जाएगा तो यह परावर्तित होकर, ठीक है, यानी अपवर्तित होकर कहाँ पे जाएगा? वह मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के जब समांतर जाएगा वैसे चला जाएगा। तो जो आपकी यहाँ पर दोनों लाइनें काट रही हैं, यानी कि इस पॉइंट पर
इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये कहाँ पर आ रहा है, इधर पे आ रहा है, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो F2 और 2F के मध्य में बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए। तो आपको पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने 2 किरणें गुजारी, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर और एक फोकस बिंदु से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों पीडीएफ के बारे में बता दें आपको, पीडीएफ आपको जो है तो टेलीग्राम चैनल है मेरा, वो टारगेट विथ टॉप गुरु, उसमें आप ऐड हो जाइए, सर्च कर लें आप चाहे तो आपको सर्च में आ जाएगा। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जो है तो इसकी लिंक भी डली हुई है टेलीग्राम की, तो वहाँ से भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला गया है कि एक बेलनाकार धातु के तार के आयतन में कोई भी परिवर्तन किए बिना इसकी लंबाई में 30% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध डैश होगा, ठीक है, डैश वृद्धि होगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इसको बेसिक से करने बैठेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम लगने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप इसको क्या करें कि डायरेक्टली करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लंबाई में क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आयतन भी आपका सेम है, लंबाई में चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि क्या होने वाला है, आपका जो आर होगा ना, तो किसके सीधे प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, किसके अनुक्रमानुपाती होगा, वो एल स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर एल स्क्वायर से मतलब निकलेगा इसका, ठीक है। अगर यहीं पर आपकी 30% की वृद्धि हो रही है, यानी कि एल जो है आपका 10 से कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, ठीक है। तो प्रतिरोध में क्या फ़र्क पड़ेगा, एल का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, एल का स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों में, ठीक है। तो इधर 100 हो रहा है और इधर कितना हो रहा है, 169, ठीक है। यानी कि आपका कितना परसेंट जो है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, आपका 59%, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 59% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप बेसिक से करना चाहें कि कैसे ये हुआ, तो दोस्तों कभी आपको अगली वीडियो में बता देंगे, ठीक है। आप डायरेक्टली याद रखिए, ठीक है। जब यहाँ पर आयतन में कोई चेंजेस ना हो और लंबाई में केवल चेंजेस कर देना वो, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रतिरोध होता है ना, वो वहाँ पर स्क्वायर के रूप में जो है तो वहाँ पर चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स बढ़ते हैं। बोला गया कि धुले हुए गीली कपड़े निम्नलिखित में से किस स्थिति में सर्वाधिक तेजी से सूखेंगे, ठीक है। तो कपड़ों को इकट्ठा करके बांध कर अंधेरे में ये तो गलत ही हो गया। कपड़ों को फैलाकर अंधेरे कमरे में पंखा चलाकर रखा जाता है, इसको भी नहीं कह सकते। कपड़ों को इकट्ठा करके बांध कर धूप में रखा जाता है, ठीक है। बांध कर क्यों रख रहे हैं, खोल के रखो ना। कपड़ों को धूप में फैला कर रखा जाता है, ठीक है। तो ये राइट हो जाएगा, धूप में भी रखा जा रहा है, फैला कर भी रखा जा रहा है, तो यानी कि कपड़े आपके जल्दी सूखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताओ, बच्चों वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन अच्छे थे, ये थोड़ा क्वेश्चन कमज़ोर था। क्वेश्चन में बोला गया है एक तत्व X को Y में जलाकर एक यौगिक जो है तो एक तत्व X को वायु में जलाकर एक यौगिक Y बनता है, ठीक है। Y का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। यानी कि जो जलीय विलयन है Y का, वो क्या कर रहा है कि नीले को लाल में चेंज कर रहा है, यानी कि यह दोस्तों क्या हो जाएगा, Y जो है अम्ल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम HCl मान लेते हैं, ठीक है, HCl, ओके। क्योंकि जो HCl अम्ल होता है ना, वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये आप ध्यान देना। तो Y क्या हो जाएगा, आपका अम्ल हो जाएगा। उसके बाद बोला कि इस प्रक्षेपण के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से कि यही सही कथन कौन सा है, ठीक है। तो देखो अब ये यहाँ पर Y बन रहा था HCl, तो Y कैसे बन रहा था, एक तत्व X को Y में जलाकर एक यौगिक Y बनता है, ठीक है। यानी कि तत्व एक X है, तो यहाँ पर दोस्तों एक तत्व हम ले लेते हैं NaCl जैसे ले लेते हैं हम, ठीक है। NaOH भी ले लीजिए, ठीक है, NaOH ले लीजिए आप, तो आपका ये बेस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब दोस्तों यहाँ पर हवा में उसको जलाया जाता है ना, तो वह HCl में चेंज हो जाता है, HCl, और यहाँ पर जो है तो H2O हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं अब क्या होने वाला है आपका। यहाँ से अब Y अम्ल के साथ अब क्रिया करके लवण और जल बनाता है, वह अम्ल के साथ अब क्रिया करके लवण और जल बनाता है, ये नहीं होगा क्योंकि Y जो है तो खुद अम्ल है, अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो लवण और जल नहीं बनेंगे, ठीक है। Y क्षारक के साथ अब क्रिया करके लवण और जल बनाता है, ठीक है। यानी कि आपका जो है तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब Y दोस्तों ये Y है आपका और ये X है, ठीक है। तो Y जब HCl आपका HCl
किसके, क्षारक के साथ, यानी कि NaOH के साथ जब क्रिया करेगा NaOH के साथ तो क्या बनेगा आपका NaCl बन जाएगा। NaCl यानी कि लवण बन जाएगा और प्लस जल निकल जाएगा H2O। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान देना H2O निकल जाएगा। तो आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ना कि ऑप्शन पहला, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन में बोला गया है कि जब गर्म हवा और जल वाष्प पृथ्वी की सतह से उच्चतर स्तरों की ओर बढ़ते हैं तो गर्म हवा डैश, ठीक है, संघनन के कारण कोहरा बन जाती है, कि फैलती है और ठंडी होती है, ओजोन परत के निर्माण में मदद करती है। तो सिंपली से गलत हो गया, ओजोन परत के निर्माण में मदद नहीं करती है, पूरी पृथ्वी को गर्म करती है। देखो, जो जब गर्म हवा और जल वाष्प पृथ्वी की सतह से उच्चतर स्तरों में जाता है, देखो इसका कॉन्सेप्ट हम समझा देते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, अब जब आपकी फ्रेंड्स क्या आएगी यहाँ से, ये होता है आपका सन। ठीक है, अब सन से दोस्तों जब प्रकाश की किरणें यहाँ पर पड़ेंगी ना पृथ्वी पर, ठीक है, तो पृथ्वी पर दोस्तों जब प्रकाश की किरणें पड़ेंगी आपकी, तो यहाँ का जो नीचे जो आपका पृथ्वी की सतह है ना, ऊपरी सतह, तो वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो जो पृथ्वी की सतह के संपर्क में जो आपकी एयर रहेगी ना, एयर, तो वो भी गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये गर्म हो जाएगी तो इसका जो आपका यहाँ पर वो रहेगा ना, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कम होने के कारण दोस्तों क्या होगी, गैस जो हवा है, गर्म हवा, वो ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, और जो ऊपर की है वो नीचे आ जाएगी, ठंडी हवा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर दोस्तों क्या हो जाता है, जब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा गर्म हो जाएगी ना एयर, तो प्रेशर इधर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और ज़्यादा हो जाएगा प्रेशर तो हवा किस तरफ जाती है, ज़्यादा से कम की तरफ, तो ऊपर कम हो जाएगा, तो ज़्यादा से कम की तरफ गर्म हवा चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो गर्म हवा ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके वह पुनः ठंडी होकर दोस्तों पुनः जो है तो धरती में आएगी। ठीक है, ये ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। तो जो गर्म हवा और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से उच्चतर स्तरों की ओर बढ़ते हैं तो गर्म हवा फैलती है और ठंड हो जाती है। तो आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यही दोस्तों, गर्म हवा ऊपर जाएगी और सभी जगह फैल के पुनः ठंड होकर पुनः फिर वापस आ जाएगी। ये साइकिल चलती ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपका क्या बोला गया है, देख लीजिए। एक तत्व M एक जो है तो समूह 1 और आवर्त 3 से संबंधित है तथा दूसरा तत्व X समूह 15 और आवर्त 2 से संबंधित है, तो M और X के बीच बनने वाले यौगिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये आंसर मतलब ये क्वेश्चन किससे बनेगा, जिसको मतलब थोड़ी बहुत पीरियोडिक टेबल के बारे में नॉलेज हो। ठीक है, उसी से बनेगा। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपका बोला गया जो M जो है तो तत्व है वह समूह 1, यानी कि जो समूह होते हैं वो ऊर्ध्वाधर होते हैं, तो समूह 1। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि आवर्त तीसरे। ठीक है, समूह 1 में आवर्त आपका तीसरा होना चाहिए, यानी कि ये ऊपर का 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो यहाँ पर कौन कौन से तत्व होते हैं, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और इधर लिथियम होता है और इधर सोडियम होता है। ठीक है ली ना कि रब से फरियादे होता है ना। तो यहाँ पर जो M तत्व आ रहा है ना, वो M क्या आ रहा है आपका, सोडियम आ रहा है। ठीक है, सोडियम यहाँ पर आ गया। उसके बाद बोला गया है कि जो दूसरा तत्व X है वो क्या है कि जो समूह कौन सा है, 15वां। ठीक है, समूह कौन सा है, 15वां, समूह 15वां। उसके बाद है आवर्त दूसरा है। ठीक है, आवर्त उनका क्या है, दूसरा है। ठीक है, तो आवर्त दूसरा यानी कि ये और यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आपको केवल 15वां पहचानना है। तो ये आपका जो लास्ट का होता है वो 18वां होता है। ठीक है, उसके पहले 17वां होता है, फिर आपका 16वां होता है, और ये आपका क्या होता है, 15वां। ठीक है, यानी कि आपका इधर का तत्व बताना है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, देखो ये वाला आपका फ्रेंड्स होने वाला है मेरे हिसाब से कौन सा हो जाएगा, दूसरे आवर्त में कौन सा आता है, इधर 15वें समूह में आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन इधर होता है, फिर इधर ऑक्सीजन। ठीक है, और इधर फ्लोरीन और इधर नियॉन। ठीक है, नियॉन जो कि आर्गन गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोरीन होता है, सॉरी सोडियम, तो X आपका सोडियम हो जाएगा। ठीक है, सोडियम तो M हो गया ना, क्या सोडियम बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन। ओके,
तो यहाँ पर देखते हैं आप, ये देखो नाइट्रोजन हो जाएगा, इधर फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, सिंपल सी बात है, नियॉन लास्ट में आ रहा और आपकी जो है तो ऑर्गेनिक यानी कि नोबेल गैस है। ठीक है, अब बोला गया है कि एम और एक्स के बीच बनने वाली यौगिक के मत संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो एन और जो है तो सोडियम और नाइट्रोजन के बीच जो यौगिक बनेगा उसके बीच में आपको चर्चा करना है। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 1 और इसका क्या होता है 2 और 5। ठीक है, यानी कि इसमें बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये धातु है यानी कि इलेक्ट्रॉन दान करेगा और इस अधातु को, ठीक है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है। यानी कि अगर आप सोडियम के, ठीक है, सोडियम के अगर आप 3 जो है तो परमाणु ले लेते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में बाद में मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन सभी हो जाएंगे 3, और इसके पास दोस्तों सब 3 इलेक्ट्रॉन ये लेकर अपनी बैलेंसी पूरी कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी। अब ये दोनों मिल जाएंगे और यहाँ पर आयन बना लेंगे। ठीक है, बोला गया है कि तत्व M के 3 परमाणुओं से, ठीक है, तो तत्व N के 3 परमाणु, तत्व जो M है उसके 3 परमाणु हमने लिए। ठीक है, 3 परमाणुओं से 3 इलेक्ट्रॉन के तत्व। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन के तत्व, तो यहाँ पर इसके 3 इलेक्ट्रॉन के तत्व X के परमाणु में स्थानांतरित द्वारा एक आयनिक यौगिक बनता है। ठीक है, यानी कि जो इसके सोडियम के 3 इलेक्ट्रॉन थे ना, वह दोस्तों क्या चलेगा यहाँ पर तत्व X के साथ, ठीक है, और आयनिक यौगिक बना लेते हैं वो, तो आपका पहला ही राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें केवल कुछ नहीं था, इसमें केवल आपको यही पता करना था कि ये आवर्त और समूह के कैसे हमें तत्व निकालना है, ये आपको मालूम होना चाहिए था। ठीक है, और थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल भी आप देख लीजिए। ये आपका हाइड्रोजन है, हीलियम है, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम और सीजियम, पोटेशियम और सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इस तरह से आपको फ्रेंड्स 30 तक तो मिनिमम याद ही होना चाहिए था। ठीक है, तो ये है आपका पोटेशियम। ठीक है, और ये भी तत्व तो आप याद कर लीजिए, जो बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक, ठीक है, और ट्यूलियम और पोलोनियम। ठीक है, ये दोस्तों क्या है आपके टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनम है ये दोस्तों जितने 1 2 3 4 5 6 7 हैं, ये धातु को अधातु से अलग करते हैं। ठीक है, और इनको बॉर्डर लाइन एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये धातु से अधातु को अलग करते हैं, ये आप ध्यान देना। ओके, कई बार पूछा जाता है कि बॉर्डर लाइन एलिमेंट कितने होते हैं, तो 7 होते हैं, और क्या कौन कौन से होते हैं तो वो भी याद कर लीजिए, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, और आपका ये होता है एंटीमनी होता है, Sb एंटीमनी होता है, और ये टाइटेनम और ये पोलोनियम। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला है निम्नलिखित में से कौन से 2 जीव एक ही संघ के यानी कि एक ही फाइलम के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है आपका, एक ही फाइलम के कौन से फ्रेंड्स, निम्न में से कौन से 2 जीव एक ही संघ के हैं यानी कि एक ही फाइलम के हैं। ठीक है, तो किंगडम दोस्तों इनका सभी का क्या है, एनिमल किंगडम। ठीक है, और किंगडम से नीचे क्या होता है, फाइलम होता है, और सबसे बेसिक क्या होता है, स्पीसीज होता है। ठीक है, ये आपको सभी को पता ही होगा। और यहाँ पर दोस्तों फाइलम के बारे में पूछा गया है, तो कौन किसका मतलब कि एक ही है, खनखजूरा और केचुआ। ठीक है, तो खनखजूरा दोस्तों क्या है आपका जो तो आर्थ्रोपोडा का है। ठीक है, और केचुआ आपका जो है तो एनिलिडा का है। तो ये दोनों दोस्तों अलग अलग फाइलम के, ये नहीं होगा। और जो आपका टैपवार्म है वो आपका जो तो फ्लैटवार्म के अंदर का आता है, और जो गोलक्रम है आपका वो भी दोस्तों अलग जो है तो उसमें आता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। जो तितली और दोस्तों झींगा है ना, ये दोस्तों सेम होंगे, सेम ही फाइलम के होंगे, और इनका फाइलम क्या होगा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, सी क्यूकम्बर भी दोस्तों अलग है और ये भी अलग फाइलम के है। ठीक है, यहाँ पर हम इमेज भी लेकर आए थे, तो आप देख सकते हैं, ये आपका खनखजूरा है तो आर्थ्रोपोडा का हो गया, एनिलिडा का हो गया, फ्लैटवार्म हो गया, ये यहाँ पर जो तो ये दोनों किसके हो गए, ये दोस्तों आर्थ्रोपोडा हो गए। ठीक है, और सी क्यूकम्बर दोस्तों आपका ये दूसरा हो गया, और ये आपका राउंड वार्म है। ठीक है, ये दोस्तों दूसरे का होता है, और सी क्यूकम्बर है। ठीक है, तो ये सारे आप याद रखना फाइलम इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बेलनाकार तार को, ठीक है, एक बेलनाकार तार AB 2 समान भागों AC और CB से मिलकर बना हो। ठीक है,
भाग AC, ठीक है। तो सबसे पहले हम भाग AC ही बना लेते हैं। यहाँ पर ये भाग बना लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर A और C ले लेते हैं इसको, और दूसरा भाग क्या है CB, दूसरा भाग ले लेते हैं। दूसरा भाग क्या है CB, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है कि AC और CB क्रमशः रो और 6 रो प्रतिरोधकता वाले पदार्थों से बने हैं, ठीक है। यानी कि दोनों की प्रतिरोधकता अलग अलग है। इसकी दोस्तों प्रतिरोधकता क्या है, रो है, ठीक है। इसकी प्रतिरोधकता आपकी रो है, और इसकी क्या है 6 रो, ठीक है, 6 रो है। उसके बाद आगे बोला गया है कि और इनकी त्रिज्याएँ भिन्न भिन्न हैं। इसकी त्रिज्या दोस्तों R है, और इसकी त्रिज्या क्या है 2R है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या बोला गया है कि इस तारों के शीर्षों के बीच एक बैटरी जुड़ी हुई है, और मान लीजिए V1 और V2 क्रमशः AC और CB के सिरों के मध्य विभवांतर, यानी कि इसमें विभवांतर क्या आ रहा है V1, इधर विभवांतर क्या हो रहा है V2, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया कि V1/V2 का जो है तो अनुपात आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग के जानते होंगे कि जो आपका ओम का नियम होता है, V बराबर क्या होता है IR होता है, ठीक है, IR होता है ना, ठीक। तो यहाँ से आपको V1 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रतिरोध निकालिए। यहाँ पर पहले वाले में इसका प्रतिरोध R डैश मान लेते हैं अपन लोग, ठीक है, R ही रहने दो। R बराबर क्या हो जाएगा रो, ठीक है। इसका जो है तो प्रतिरोधकता रो ही है, रो इंटू लेंथ, यहाँ पर दोनों की सेम है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि 2 समान भाग हैं, ठीक है, यानी कि L और L दोनों की लेंथ है। तो यहाँ पर L ही ले लेते हैं, और यहाँ पर जो है तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, अगर त्रिज्या ये है तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा पाई R², ठीक है। तो R डैश ये हो जाएगा, इधर R, यहाँ पर प्रतिरोध R2 निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 रो, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोधकता आपकी 6 है, 6 रो है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई L, लेंथ सेम है, बटे में क्या हो जाएगा पाई R², ठीक है। और R यहाँ पर क्या है 2 गुना है, यानी कि 2R, यानी कि आपकी 4R² आएगी, ठीक है। जब स्क्वायर करेंगे 2R का तो 4R² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे, ओके। तो जब आप यहाँ पर भी आई, तो दोस्तों सभी जगह सेम ही है, ठीक है, सेम ही आई आएगी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जब V1 बटे आप V2 करेंगे ना, तो आपका जो I से I तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब R1 बटे R2 आपका होगा, तो देखते हैं आप यहाँ से क्या आने वाला है, ठीक है। आपका जो है तो इधर से रो इंटू L बटे पाई R², और यहाँ पर नीचे आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में हम उल्टा करके लिख देते हैं, ठीक है, 4 पाई R², और बटे में आपका 6 रो इंटू L, ठीक है। तो L से L को काटिए सबसे पहले आप, उसके बाद आगे आपका यहाँ पर रो से रो को काट दीजिए, ठीक है, पाई से पाई को काट दीजिए, ओके। और यहाँ पर आप काट सकते हैं किसको, अरे इस पाई को नहीं काटना, वो तो पहले वाले का है ना, इसको इससे काटते हैं, ठीक है। और R² को R² से काट दीजिए, तो आपका यहाँ से बचेगा 2/3, ठीक है, यानी कि 4/6 है, तो 2/3 आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो आपका देखते हैं ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर केवल आपको प्रतिरोध ही निकालना था दोनों का, बट यहाँ पर डायरेक्टली आपको यहाँ पर V बराबर IR में रख देना है, ठीक है। धारा यहाँ पर सेम रहेगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ब्लैक हो गया, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि जल के साथ अपक्रिया करने पर सोडियम धातु में आग लग जाती है। सभी को पता ही है कि जब दोस्तों सोडियम धातु को जल में रखा जाता है तो उसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है, ठीक है, ओके। और जब आप यहाँ से आप आगे क्या बोला गया है, जब सोडियम धातु को जल में रखा जाता है तो उसमें आग लग जाती है, ठीक है। और मैग्नीशियम को गर्म जल के साथ अपक्रिया करता है मैग्नीशियम, और लोहा जो है तो वाष्प के साथ अपक्रिया करता है। लेड जल के साथ अपक्रिया नहीं करता, ठीक है, लेड जो है तो जल के साथ अपक्रिया नहीं करता। तो इन प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन चयन कीजिए, ठीक है, कौन सा कथन सही है चयन करना है आपको।
बोला गया है कि पहला ऊपर दिए गए तत्वों में से लोहा सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, ये सर्वाधिक अभिक्रियाशील नहीं है, तभी तो दोस्तों यह अधिक वाष्प जो होती है अधिक गर्म होती है। ठीक है, जल से भी अधिक गर्म होती है। ठीक है, जब जल का क्वथनांक लेते हैं आप तो उससे भी अधिक जो है तो गर्म होती है वाष्प। ठीक है, उसी के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि दोस्तों लोहा कम अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, और लेड धातु नहीं है, ये तो देखो ये नहीं कह सकते। ठीक है, लेड तो धातु होती है। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि ऊपर दिए गए तत्वों में से लेड सबसे कम अभिक्रियाशील है, और लास्ट का है ऊपर दिए गए तत्वों में से लेड सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। देखो लेड के बारे में क्या बोला गया था, लेड जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, तो अभिक्रिया नहीं करता यानी कि यह दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चाहे आप जल सिंपल जल में डाल दें या फिर गर्म जल में डाल दें लेड को, या फिर वाष्प में डाल दें, वह अभिक्रिया करता ही नहीं है। अब अभिक्रिया नहीं करता यानी कि वह दोस्तों सबसे कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, ऊपर दिए गए तत्वों में से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स बढ़ते हैं। आपका मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों को उनके आहार से शुगर को हटाने के लिए क्यों कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो शुगर से पीड़ित होते हैं व्यक्ति, जो डायबिटीज़ से पीड़ित होते हैं, तो उनके जो भोजन लेते हैं वो तो उससे शुगर को हटाने के लिए बोला जाता है, यानी कि आप शुगर ना खाइए। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है इंसुलिन का स्तर शर्करा द्वारा नियंत्रित समान प्रतिक्रिया तंत्र का प्रतिसाद नहीं देता, ये तो गलत है। अगला है शर्करा इंसुलिन से उत्पादन को अवरुद्ध करती है। ठीक है, जो शर्करा है इंसुलिन के उत्पादन को अवरुद्ध करती है, ये भी नहीं कह सकते। ठीक है, ये शर्करा के कारण थोड़ी इंसुलिन कम हो जाता है। ठीक है, ये तो नहीं कारण हुआ। उसके बाद उनके शरीर में मौजूद इंसुलिन का स्तर शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए अपर्याप्त होता है, ये राइट होगा। ठीक है, क्योंकि जो उनके शरीर में मौजूद इंसुलिन है, ठीक है, वैसे भी कम निकल रहा है। अगर आप शुगर और खाएंगे ना तो दोस्तों जो शुगर को ग्लाइकोजन में कौन के चेंज करता है, आपका इंसुलिन। अब इंसुलिन की मात्रा कम है आपके शरीर में, आप ग्लूकोज और मतलब कि शुगर और खाते जा रहे हैं, तो ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा, तो ग्लूकोज के रूप में आपका जो है तो मूत्र के द्वारा निकलेगा, वो आपके ब्लड में शामिल हो जाएगा। ठीक है, जो आपका शुगर है शर्करा है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपको डायबिटीज़ हो जाती है। तो आपका मेरे हिसाब से तीसरा 100% राइट होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान देना। नाइस, एक से एक बढ़कर एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि स्तनधारियों में ओविडक्ट जो होती है डैश के रूप में जाना जाता है ओविडक्ट को। ठीक है, तो ओविडक्ट को दोस्तों यहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि डिम्बवाहिनी नलिका। ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, तो जो आपकी ओविडक्ट होती है ना, तो ओविडक्ट आपकी फ्रेंड्स ये होती है। ठीक है, जो गर्भाशय से यहाँ तक आपका जो अंडाशय आता है और जो उसका मार्ग होता है ना, वही डिम्बवाहिनी कहलाती है। ठीक है, ये चीज़ तो यहीं पर दोस्तों ये फेलोपियन ट्यूब होती है। ये आपका देखो दिखा है यहाँ पर, यही आपकी फेलोपियन ट्यूब होती है। इसको भी हम ओविडक्ट बोलते हैं या फिर डिम्बवाहिनी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में उपास्थि अणु कहाँ मौजूद होते हैं। ठीक है, जो उपास्थि अणु दोस्तों आपके जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं ना आपके, वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक में आपके मौजूद होते हैं। ठीक है, बोन में मौजूद होते हैं ये फ्रेंड्स। ठीक है, ये आप ध्यान देना, जो आपके उपास्थि अणु होते हैं वो बोन में ही मौजूद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु को 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने उसके मुख्य अक्ष पर 180 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। नई कार्तीय चिन्ह पर परिपाटी के अनुसार प्रतिबिंब भी डैश पर बनता है और इसकी ऊंचाई h1 मतलब कि हाइट ऑफ इमेज डैश होगी। ठीक है, तो सबसे पहले से डायग्राम अपन बनाते हैं। ठीक है ना, तो डायग्राम देखो, अब आपका यहाँ पर हमने डायग्राम बना दिया है। इसमें हाइट ऑफ आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर बोला है कि दर्पण के सामने उसके मुख्य अक्ष पर 180 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से यानी कि यहाँ से आपकी जो है तो अवतल दर्पण से जो ऑब्जेक्ट की वो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना। आगे बोला गया है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्रतिबिंब भी डैश पर बनता है। ठीक है, भी बराबर पर बनता है, यानी कि भी बराबर आपका क्या आएगा वो आपको निकालना है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपकी 1/f बराबर क्या हो जाएगा दर्पण सूत्र से 1/v और प्लस आपका 1/u। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो फोकस लेंथ है क्या है आपकी ओके, वो है आपकी यहाँ पर देखो बोला गया है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोस्तों धनात्मक ही रहेगी क्योंकि सॉरी ऋणात्मक आएगी ये। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल होता तो धनात्मक लेते। बराबर में 1/v और यहाँ पर u है, u भी माइनस कर लेंगे क्योंकि दर्पण के बाएं साइड है। ठीक है, तो 1/180। ठीक है, तो यानी कि 1/v बराबर आपका क्या आने वाला है 1/180 और माइनस का आपका 1/60। ठीक है, तो यहाँ से आपका दोस्तों v की वैल्यू क्या आएगी वो आप देख लीजिए। तो 1/v बराबर आपका क्या होने वाला है यहाँ से 1-3। ठीक है, बटे 180। ठीक है, यानी कि आपका जो v की वैल्यू आपकी -90 आने वाली है। ठीक है, तो v की वैल्यू आपको -90, आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट क्लिक करके डायरेक्ट आप आगे क्वेश्चन में बढ़ जाइएगा। ठीक है, लेकिन हमें अभी इसकी ऊंचाई के बारे में ही बताना है। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर कैसे हम निकालेंगे, तो इसके लिए दोस्तों आपका एक एम होता है। ठीक है, एम बराबर क्या होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटे हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, ये दोस्तों ये दोस्तों किसके बराबर और होता है, ये होता है दोस्तों अवतल दर्पण है ना, तो माइनस का v/u के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको मालूम ही है 3 है और बटे में आपको हाइट ऑफ इमेज निकालना है। बराबर में आपका माइनस का v है, तो यानी कि माइनस का आपका v और यानी कि -90 है, तो माइनस का v पहले से है तो यानी कि प्लस का 90 हो जाएगा। और आपका जो है तो यहाँ पर देख सकते हैं u की वैल्यू आपकी क्या है, u की वैल्यू आपकी है माइनस का 180। ठीक है, माइनस की 180 हो जाएगी क्योंकि लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो ये हो गई। तो अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि आपका आंसर क्या आने वाला है। ओके, तो आपका आंसर फ्रेंड्स इधर से आएगा, वो देख लीजिए। सबसे पहले आप इसको काटें तो 2 बार जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका आने वाला है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स गलती केवल ये कर दी है कि यहाँ पर जो हमने उल्टा ले लिया। ठीक है, यहाँ पर देखो सिंपल से यहाँ पर बताते हैं आपको। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जो होता है, जो मैग्निफिकेंट होता है ना, आवर्धक होता है, वो होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और ये बराबर होता है माइनस का v/u के। क्योंकि माइनस का क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर अवतल दर्पण है, अवतल होता है तो धनात्मक लेते v/u। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज दोस्तों यहाँ पर आपका क्या निकलेगा वो निकालना है आपको, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 3 है और बराबर में दोस्तों यहाँ पर माइनस का है और v की वैल्यू -90 है। ठीक है, और बटे में माइनस का आपका क्या है 180 है। ठीक है, 180। ओके, तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा और इसको जब यहाँ से कटेंगे आप तो यहाँ पर आपका -2 आएगा। ठीक है, यानी कि आपकी हाइट ऑफ इमेज आने वाली है वो आपकी क्या आने वाली है -3/2। ठीक है, यानी कि आपका माइनस का 1.5। ठीक है, तो आपका ये राइट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर गलती क्या की थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटे हाइट ऑफ इमेज कर दिया था, लेकिन जो आवर्धन होता है ना वो क्या होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना, आपसे भी मिस्टेक हो सकती है तो आप इसको ज़रूर ही नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल के प्रयोग में डैश। ठीक है, पौधों को पहले स्वनिश्चित किया गया और फिर परनिश्चित किया गया। ठीक है, स्वनिश्चित यानी कि केवल इसमें दोस्तों आपका जो है तो केवल एक ही माता पिता होता है और परनिषेचन में 2 लोग होते हैं। ठीक है, 2 लोग जनक होते हैं, इसमें केवल स्वनिषेचन में 1 होता है। और पौधों को हमेशा केवल परनिषेचित किया गया था, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा आपका। और केवल संकर पौधों को ही स्वनिषेचित किया गया था, ये भी गलत हो जाएगा। मेंडल के प्रयोग में दोस्तों क्या किया गया था कि पौधों को पहले परनिषेचित, ठीक है, यानी कि दो जनक थे यहाँ पर। ठीक है, और फिर बाद में क्या किया गया था कि स्वनिषेचित किया गया था पौधों को। ठीक है, यह दोस्तों मेंडल का प्रयोग था। तो आपका चौथा राइट हो जाएगा। पहले यहाँ पर क्या किया था, पौधों को
परनिषेचित किया था और बाद में स्वनिषेचित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लास्ट, यहाँ पर बोला गया कि इनमें से किसे भारत में जल पुरुष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो राजेंद्र सिंह दोस्तों, इनको वाटरमैन के रूप में इंडिया में जाना जाता है। ठीक है, ये हैं राजेंद्र प्रसाद और इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और पीडीएफ दोस्तों हम बता चुके हैं आपकी, इसकी अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विथ टॉप गुरु में आप ऐड हो जाइए, वहाँ से जो है तो आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और बता दें कि सेशन दोस्तों अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें कि आपको जो है तो कैसा सेशन लगा। ठीक है, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और कई लोगों ने उसको कमेंट आज किया भी है अच्छे अच्छे, तो हमें भी थोड़ा उसमें मोटिवेशन मिला है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।